Namaskar students, how are you? How was your vacation? I hope you all are well and safe and enjoyed your vacation. Students, from today we are going to start our PA2 syllabus, and in our PA2 syllabus we have 5 chapters. Chapter 4 Democratic Republic of Congo, Chapter 7 The Prairies, Chapter 9 Means of Communication, Chapter 12 The Age of Machine, and Chapter 13 The Great Leaders. Okay, so we have 5 chapters. So today we are going to start chapter number 4, first chapter of PA2 syllabus, chapter number 4 Democratic Republic of Congo. Okay, so purpose for reading this chapter is the purpose of this reading this chapter is to understand the different climatic zones. बच्चों आपने 3 types of climatic zones पढ़ा था, torrid, temperate and freezed. तो इन तीनों जोन को पढ़ने के लिए और यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन को समझने के लिए वी नीड टू डिफरेंट टाइप ऑफ साइट्स. साइट मीन्स ऐसी कंट्रीज या ऐसे एरियाज जो इस तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशन और क्लाइमेटिक जोन में पड़ते हों, ताकि हम ये फाइंड आउट कर सकें कि उस क्लाइमेटिक जोन में जो इन्फ्लुएंस है क्लाइमेट का वो ह्यूमन पे, वेजिटेशन पे किस तरीके का होता है, और वहाँ की लाइफस्टाइल और लिविंग कंडीशन और वेजिटेशन, एनिमल्स, ये सब किस तरीके के होते हैं. ओके, so after reading this chapter student you will be able to understand the location of Democratic Republic of Congo and the climatic zone of the Democratic Republic of Congo, and also the lifestyle and vegetation of the Republic of Congo. Okay, so let's start our chapter. Here is also given the purpose for reading this chapter: to understand the influence of the climate on the human and vegetative life in different climatic zones. We need to cite examples of countries that lie in those zones. तो बच्चों किसी भी climatic zones के क्लाइमेट की जो इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव को समझने के लिए कि वो किसी ह्यूमंस पर या वेजिटेशन पे किस तरीके का प्रभाव डालता है, उसके लिए हमें अलग अलग ऐसे एरियाज चाहिए, जो कंट्री चाहिए जो इस तरीके के अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में आती हैं. उस कंट्रीज़ को ऑब्जर्व करके, वहाँ के लिविंग कंडीशन को समझ के, वेजिटेशन को समझ के हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके के क्लाइमेटिक जोन का क्या इन्फ्लुएंस होता है. ओके, now next is to start with we shall discuss the Democratic Republic of Congo that lies in the equatorial region. अब बच्चों देखो, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जो लोकेशन है वो फाइंड आउट करेंगे कि वो कहाँ है. इक्वेटोरियल रीजन पे है. इक्वेटोरियल रीजन मीन्स आपने पढ़ा था वी हैव 3 क्लाइमेटिक जोन. एक तो यहाँ पर बीच से इक्वेटर लाइन जाती है हमारी, ओके, जो हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है. कौन सी? नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. और इसके अलावा वी हैव हियर इज टेम्परेट जोन एंड देन फ्रीजिड जोन. ये यहाँ से नीचे की तरफ ये क्या है, हमारा इक्वेटोरियल रीजन है. उसके बाद यहाँ पे टेम्परेट जोन, यहाँ भी टेम्परेट जोन, और फिर यहाँ पर फ्रीजिड जोन. ठीक है, तो जो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दैट लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन. तो इक्वेटोरियल रीजन मीन्स यहाँ इस वाले इस रीजन में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आता है, यानी कि इक्वेटर लाइन पे आता है. एंड वी नो विच टाइप ऑफ क्लाइमेटिक जोन इज हियर, टोरिड जोन. ओके, और वी नो दैट द प्लेसेस विच आर नियर टू इक्वेटर आर वेरी हॉट एंड ह्यूमिड. ओके, तो हमें क्या पता चला कि इक्वेटोरियल रीजन पे कैसा क्लाइमेट है, टोरिड. ओके, क्लाइमेटिक जोन कैसा है हमारा, टोरिड. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज लोकेशन. द इक्वेटर पासेस थ्रू दिस कंट्री. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका. अब बच्चों देखो, फर्स्ट लोकेशन जो आपने पढ़ी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लाइज ऑन द इक्वेटोरियल रीजन. ओके, और
अगर हम कॉन्टिनेंट को देखो तो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ओके। एंड द इक्वेटर पासिस थ्रू दिस कंट्री, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी ये कंट्री जब आती है तो इक्वेटर बिल्कुल बीच से, इस कंट्री के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सेंट्रल बीच की कंट्री है, सेंटर की कंट्री है। यहाँ पर कॉन्गो है और ऐसे बीच से इक्वेटर पास हो रहा है, तो ये कॉन्गो के बीचों बीच से हमारा इक्वेटर पास हो रहा है, ओके। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, और अफ्रीका का ये एक बड़ी कंट्री में से एक है। एंड हैज़ एन एरिया अबाउट 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसका जो टोटल एरिया है वो कितना है? 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ओके। नाउ इट इज़ सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज़। अब बच्चों देखो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बीच की सेंटर की कंट्री है जहाँ से इक्वेटर पास हो रहा है, और ये कंट्री एक ऐसी कंट्री है जो 9 कंट्री से सराउंडेड है, घिरी हुई है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंडलॉक कंट्री, ओके। इट इज़ सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज। दे आर अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, रोवांडा, युगांडा, साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड कॉन्गो। देखो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ योर चैप्टर्स नेम, यानी कि जिस कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर एक और है, वो है अफ्रीकन रिपब्लिक, एंड एक अलग कंट्री है ओनली कॉन्गो। ओनली कॉन्गो अलग है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग है। यू कैन सी दीज नेम ऑफ द कंट्रीज इन योर टेक्स्ट बुक. This map is showing you. This map is okay. I will show you after reading this paragraph, this map, okay. So do you know South Sudan came into existence? अब साउथ सुडान जो है बच्चों, वो 9 जुलाई 2011 में आया, यानी कि ये अफ्रीका का न्यूएस्ट कंट्री है, अफ्रीका की न्यूएस्ट कंट्री है, और ये 9 जुलाई 2011 में बनी। अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ सूडान। ये ओनली सूडान जो यहाँ पर अफ्रीका में एक कंट्री थी, उसका ही साउथ पार्ट है, जिसे डिवाइड करके एक अलग कंट्री बनाया गया, साउथ सूडान। इट इज़ द 54th कंट्री ऑफ अफ्रीका, और ये अफ्रीका की न्यूली फॉर्म्ड कंट्री है साउथ सूडान, जो कि कौन से नंबर पे आती है? 54th कंट्री ऑफ अफ्रीका, ओके। नाउ द कॉन्गो रिवर फ्लोज इन द सेंट्रल पार्ट। अब कॉन्गो रिवर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के सेंटर से होकर जाती है, विच इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड प्लेट्यू। और जो कॉन्गो रिवर से बच्चों, वो किससे घिरी हुई है? सराउंडेड है माउंटेन से और प्लेट्यू से। इट कट द इक्वेटर ट्वाइस, और ये इक्वेटर को 2 बार कट करती है। क्या? कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार कट करती है। टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट लाइज रुवेंजोरी माउंटेन्स, और इसके नॉर्थ ईस्ट में रुवेंजोरी माउंटेन्स है, ओके। नाउ नोट द लोकेशन ऑफ मेजर लैक्स अलॉन्ग इट्स ईस्टर्न बाउंड्री। अब जो इसके ईस्टर्न बाउंड्री है, ईस्टर्न बाउंड्री में बहुत सारे लैक हैं। उन लैक के बारे में आपको नोट करना है, देखना है। देखो यहाँ पर मैप के अंदर बहुत सारे लैक भी हैं जो साइड में मैप में दिखाए गए हैं। इन्हें भी आप मैप में इजीली देख सकते हो। ये देखो मैप, ये जो लैक्स हैं यहाँ पर कौन कौन से लैक्स हैं? The Democratic Republic of Congo is located in Central Africa and it is surrounded by land on all sides, and this is why it is also called a landlocked country. ये मैंने आपको बताया। And these lakes are जो लैक है इसके ईस्टर्न बाउंड्री पे कॉन्गो के ईस्टर्न बाउंड्री पे बच्चों बहुत सारे लैक्स हैं। कौन कौन से? लैक एल्बर्ट, लैक एडवर्ड, एंड लैक किवी, एंड लैक तंजानिका, ओके। ये हमारे लैक्स हैं जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ईस्टर्न बाउंड्री पे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज अब बच्चों देखो यहाँ पर डू यू नो है, द कॉन्गो रिवर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका, द लॉन्गेस्ट रिवर इज़ द नाइल। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कॉन्गो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, बट यहाँ की फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल रिवर, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज, हियर इज़ द मैप।
देखो यू कैन ऑब्जर्व हियर स्टूडेंट, ऑल द नेम्स आर गिवन हियर। ये देखो ये हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और इसके चारों तरफ ये जो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से कर रही हूँ, ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनसे ये घिरा हुआ है। 9 कंट्रीज इसके चारों तरफ हैं। ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द landlocked country. Okay, now the next is climate. Now what is the climate of Congo? The climate of Congo is tropical. Heavy rains occur almost daily और यहाँ पर daily heavy rain होता है। The main फीचर्स ऑफ द ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स आर। अब बच्चों देखो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स की जो मेन फीचर्स है वो क्या है, देखो ये इक्वेटोरियल उसमें आता है, लेकिन यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल है। क्यों? रेन्स थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पर पूरे साल बारिश होती है। हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स है और बिल्कुल सेंटर का पार्ट है, तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो रेन्स थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ पर बहुत ही डेंसली जो डेंस फॉरेस्ट हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट वो हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर रेन होती है बहुत ज़्यादा। रेन थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पूरे साल बारिश होती है। हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल टेम्परेचर हाई होता है। हाई ह्यूमिडिटी, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है हमारे इक्वेटोरियल पर। टोरिड कैसा है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। एंड अनकम्फर्टेबल डे टाइम, और डे में बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है क्योंकि बहुत गर्मी होती है, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, और साथ ही साथ बारिश होती है। ओके, डेली बारिश होती है यहाँ पर, और पूरे साल यहाँ पर हैवी जो है रेन होता है। नाउ द कॉम्परेटिवली प्लेजेंट इवनिंग्स इन नाइट्स, और जो इवनिंग है वो नाइट से ज़्यादा प्लेजेंट होती है, यानी अच्छी लगती है। यहाँ की इवनिंग नाइट से ज़्यादा अच्छी लगती है। Congo has hot and wet climate throughout the year. Rainfall occurs all the year round and is called the convectional rain. और यहाँ पर जो रेन ओकर होती है all the year round and is called, अब यहाँ पूरे साल जो बारिश होती है, पूरे साल जो कंटिन्यू बारिश राउंड एंड राउंड चलती रहती है, उस रेन को कन्वेक्शनल रेन कहते हैं। इट रेन इज रेन्स इन द आफ्टरनून आफ्टर द स्कॉरेचिंग हीट ऑफ द मिड डे, और यहाँ पर जो बारिश होती है वो आफ्टरनून के बाद होती है, जब बहुत सारा मिड डे में बहुत सारी हीट वहाँ पर कलेक्ट होती है, जिसके वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और फिर बारिश होती है। ओके स्टूडेंट, नाउ द वेजिटेशन। दिस रीजन हैज़ थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। अब बच्चों देखो यहाँ पर बहुत ही डेंस, थिक यानी कि डेंस, घने जंगल है जिन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। और एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे फॉरेस्ट को कहते हैं, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ होते हैं, और यहाँ की एवरग्रीन की जो ट्रीज़ होती हैं बहुत टॉल होती है, 50 मीटर से भी ज़्यादा टॉल होती हैं। ओके, और इन्हें एवरग्रीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की ट्रीज़ होने की वजह से यहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो एक साथ अपनी लीव्स को शेड नहीं करते। अलग अलग टाइम पे अलग अलग ट्री अपनी लीव्स शेड करती है, जिसकी वजह से पूरे साल ये फॉरेस्ट ग्रीन दिखाई देता है। ओके, ट्रीज आर टॉल एंड हार्डवुडेड। दीज फॉरेस्ट आर अनइकोनॉमिकल बिकॉज ऑफ द थिक undergrowth of bushes and shrubs. Ebony, mahogany and roberts are useful trees of these forest. अब बच्चों देखो जो यहाँ पर मेन ट्रीज पाई जाती हैं वो कौन सी है, एबोनी, महोगनी एंड रबर्स आर यूजफुल ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। अब बच्चों देखो यहाँ पर जो आपने पढ़ा था कन्वेंशनल रेन, क्या होता है कन्वेंशनल रेन, ये क्या है, टाइप ऑफ रेनफॉल स्पेशली इन द ट्रॉपिकल एरिया वेयर ग्राउंड इज हीटेड फ्रॉम द हॉट सन। ये एक अलग तरीके की स्पेशल बारिश है जो कि ट्रॉपिकल एरिया में होती है, जहाँ पर ग्राउंड बहुत हीट हो जाता है हॉट सन की वजह से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सन की जो डायरेक्ट रेज आती है उसकी वजह से वो लैंड बहुत हॉट हो जाता है और बहुत सारी ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, तो उसकी वजह से जो बारिश होती है उसे कन्वेक्शनल रेन कहा जाता है। ओके, नाउ द
नेक्स्ट इज सराउंडिंग द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर द ग्रासलैंड्स। अब जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो ग्रासलैंड से सराउंडेड है विथ शॉर्ट ट्रीज, छोटी ट्रीज के साथ। हियर द क्लाइमेट इज नॉट सो हॉट एंड वेट। अब यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत हॉट और बहुत वेट नहीं है। दीज ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड सवानास। अब जो एवरग्रीन फॉरेस्ट के आसपास जो ग्रासलैंड है, जो छोटे वहाँ पर छोटे ट्रीज हैं, उस एरियाज को क्या कहा जाता है? सवानास। ओके, यानी कि जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वहाँ पर ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं, जिसे वहाँ की लैंग्वेज में सवानास कहा जाता है। आप ग्रासलैंड भी पढ़ोगे। ओके, द प्रेरीज है वो ग्रासलैंड का ही एरिया है। तो ग्रासलैंड को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो ग्रासलैंड है उसे सवानास कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? लोकेशन और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। ओके, जो ये यहाँ का वेजिटेशन है स्टूडेंट, अबाउट द wildlife and life of people we will read in our next video. Okay students, so now take care, bye.